उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। पहले चरण के तहत 11 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार के आखिरी दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले चरण में शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज जिले में वोट डाले जाएंगे। बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को सिकंदराबाद में अपने दामाद राहुल यादव के लिए जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए लालू ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लालू ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारत जलाऊ पार्टी है। लालू ने मोदी की तुलना मदारी से की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को मोदी का जुड़वा भाई बताया। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुना है ट्रंप, इंडिया के नरेंद्र मोदी ट्रंप दोनों जुड़वा भाई हैं। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार के समर्थन में रैली करते हुए बीते 5 साल के अपने काम गिनाए। डायल 100 योजना की तारीफ करते हुए अखिलेश ने कहा कि डायल 100 में फोन करते ही शिकायतों का समाधान हो जाता है। अखिलेश ने मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले की भी जमकर आलोचना की। इन्होंने तो कहा था कि हम गरीबों को 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचा देंगे। हम तो कहते 15 लाख दूर, हमारे अकाउंट में केवल 15,000 रुपए पहुंचा देते तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की बहू चारू चौधरी ने शामली में प्रचार करते हुए अपने मुंह दिखाई में अपने ससुर का खोया हुआ ताज मांगा। कैराना से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी चौधरी अनिल चौहान के लिए वोट की अपील करने के लिए शामली के ऊन में पहुंची चारू चौधरी ने कहा कि बाहरी ताकतें हमारे घरों को जलाकर चली गईं। चारू ने कहा कि उनकी लड़ाई उन्हीं बाहरी ताकतों से है। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर मुख्य सचिव और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को हटाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू, निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी वाला पार्टी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिला। नायडू ने मुलाकात के बाद कहा कि राज्य में भय का माहौल है, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए इन अधिकारियों को हटाना चाहिए। पंजाब के 5 विधानसभा के 48 पोलिंग स्टेशनों पर आज फिर से मतदान हो रहे हैं। इसके मद्देनजर सरकार ने अमृतसर, मोगा, मुक्तसर, मानसा और संगरूर जिलों में आज छुट्टी की घोषणा की है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में दोबारा मतदान हो रहे हैं उनमें मजीठा, संगरूर, मुक्तसर, मोगा और सारदुलगढ़ शामिल है। 4 फरवरी को हुए मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में खराबी के चलते इन मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। मुंबई में बीएमसी चुनाव के नजदीक आते शिवसेना और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। मुंबई के मुलुंड में एक रैली में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर जमकर निशाना साधा। फडणवीस ने कहा कि बीएमसी में शिवसेना की सत्ता ने मुंबई को पटना के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। वहीं पटना से मुंबई की तुलना उद्धव ठाकरे को रास नहीं आई। उन्होंने दावा किया कि अगर ये तुलना सही है तो राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन अगर ये झूठ है तो मुख्यमंत्री को भी यही करना चाहिए। उनकी राय में दोनों शहरों का अपमान है। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद कांतिलाल भूरिया और झाबुआ नगर पालिका के अध्यक्ष धन सिंह बारिया मंच पर ही भिड़ गए। झाबुआ नगर पालिका के नगर उदय अभियान कार्यक्रम के दौरान दोनों नेताओं के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई। दरअसल इस विवाद की वजह कांतिलाल भूरिया को 3 आमंत्रण कार्ड भेजना था। पहले कार्ड में कांतिलाल भूरिया का नाम नहीं था, जबकि दूसरे में उन्हें विशेष अतिथि बनाया गया और तीसरे में मुख्य अतिथि बनाया गया। सांसद का आरोप था कि कार्यक्रम के लिए प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। यूपी में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए नेता कोई भी हथकंडा अपनाने से नहीं चूक रहे। ये तस्वीरें मथुरा की है, जहां बीजेपी ने आदर्श और सिद्धांतों को पीछे छोड़ते हुए भीड़ जुटाने के लिए मंच पर जमकर ठुमके लगवाए। बीजेपी उम्मीदवार पूरन प्रकाश के समर्थन में केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की रैली का आयोजन किया गया था, लेकिन भीड़ के मनोरंजन के लिए अश्लील ठुमके लगवाए गए। पंजाब विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला लांबी सीट पर हो रहा है, जहां एक ओर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह मैदान में है। मुकाबला टक्कर वाला होने के चलते आम आदमी पार्टी ने स्ट्रांग रूम के बाहर टेंट लगाया है, जहां 8 लोगों को ईवीएम की निगरानी के लिए रखा गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए बीएसएफ की ड्यूटी लगी है, तो गेट पर पंजाब पुलिस के जवान तैनात हैं। चुनाव आयोग ने सीसीटीवी लगाए हैं, जिसके जरिए बाहर से अंदर की तस्वीरें देखी जा सकती हैं।
जम्मू में पैंथर पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जम्मू छोड़ो अभियान की शुरुआत की है। जम्मू सिटी में पैंथर पार्टी ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा होर्डिंग भी लगाया है। पैंथर पार्टी का आरोप है कि रोहिंग्या और बर्मा के प्रवासी जम्मू के डोगरा के लिए खतरा है और यह आर्टिकल 370 का हनन है। पैंथर पार्टी का आरोप है कि बीजेपी और पीडीपी साजिश के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को यहां बसा रही है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जांच के बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा रद्द करने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक के बाद की। बीएसएससी की परीक्षा रविवार को हुई थी। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बिहार सरकार और बीएसएससी विभाग की काफी किरकिरी हुई। आनन फानन में सरकार ने एसआईटी बनाकर इसकी जांच शुरू की। अपनी तरह के पहले मेगा डिजिटल लॉन्च के जरिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली में रेलवे की एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत भारतीय रेलवे 3 चरणों में 400 प्रमुख रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर काम करेगी। नई तरह से विकसित किए जाने वाले इन 400 रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों को विश्व स्तर के रेलवे स्टेशनों वाली सुविधाएं दी जाएंगी। पुनर्विकसित किए जाने वाले इन रेलवे स्टेशनों में डिजिटल साइन बोर्ड, एस्केलेटर्स, सेल्फ टिकटिंग काउंटर, एग्जीक्यूटिव लाउंज, लगेज स्क्रीन मशीन समेत कई सुविधाएं दी जाएंगी। झारखंड में नए तरह का घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पेयजल विभाग के इंजीनियरों ने आंकड़ों में फेरबदल कर करोड़ों के घोटाले को अंजाम दिया। सरकारी इंजीनियरों ने रांची शहर में JNNURM के तहत शहरी पेयजल आपूर्ति योजना बनाई थी। साल 2009-10 में इस योजना को तकनीकी मंजूरी भी मिल गई। रांची को भूकंप जोन 3 में दिखाकर एस्टिमेट करीब 288 करोड़ बनाया गया, जबकि भारतीय भूगर्भ विभाग के मुताबिक राजधानी भूकंप जोन 2 में आती है। अगर इंजीनियर जोन 2 दिखाते तो एस्टिमेट करीब 274 करोड़ रुपए होता, यानी 14.42 करोड़ रुपए का घपला काम से पहले ही कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ इन 6 सालों में योजना की लागत बढ़कर 373 करोड़ हो गई है, यानी जोन 2 के एस्टिमेट से करीब 100 करोड़ रुपए ज्यादा। राजस्थान के जैसलमेर में बुधवार को मरु महोत्सव 2017 की शुरुआत हुई। दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर पहचान दिलाने वाले मरु महोत्सव को देखने के लिए देश और विदेश से हजारों सैलानी जैसलमेर आते हैं। मरु महोत्सव के दौरान अगले 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेविंग अकाउंट से हर हफ्ते 24,000 रुपए निकालने की सीमा हटाने का फैसला किया है। 22 फरवरी के बाद से बचत खाते से हफ्ते में 50,000 रुपए निकाले जा सकेंगे और 13 मार्च से ये सीमा भी खत्म हो जाएगी। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में डायमंड कारोबारी से बाइक सवार बदमाशों ने 13 लाख की लूट को अंजाम दिया है। बीती रात डायमंड कारोबारी से बदमाशों ने 3 लाख कैश और 10 लाख की ज्वेलरी लूट ली। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कारोबारी शोरूम बंद कर ड्राइवर और बेटे के साथ घर वापस लौट रहे थे। बताया जाता है कि कारोबारी जैसे ही सोसाइटी के गेट के अंदर अपनी गाड़ी से घुसे तो नकाबपोश बदमाशों ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। जब ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी तो बदमाशों ने गाड़ी के शीशे पर हमला कर लूट को अंजाम दिया। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली के बिंदापुर इलाके में पैर और कमर से लाचार एक युवक के बैंक अकाउंट से लगभग 33,000 रुपए फर्जीवाड़े तरीके से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए निकाल लिए गए। युवक को इस बात की जानकारी बैंक के भेजे SMS से हुई। युवक ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की जानकारी पुलिस को दे दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच इकलौता टेस्ट मैच आज से हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम टेस्ट में डेब्यू के 16 साल बाद पहली बार भारतीय जमीन पर टीम इंडिया के खिलाफ खेलने को तैयार है। दोनों टीमों के बीच अब तक 8 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें 6 टेस्ट भारत ने जीते हैं। इनमें से 4 मैच पारी के अंतर से और 1 टेस्ट 10 विकेट से जीता है। 2 टेस्ट ड्रॉ हुए हैं। 2007 और 2015 में ड्रॉ हुए दोनों टेस्ट खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुए थे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने बुधवार को ये साफ कर दिया है कि करुण नायर का 1-13 शतक उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के 2 साल के निरंतर अच्छे प्रदर्शन पर हावी नहीं हो सकता। वो पूरी तरह से फिट होने के बाद अंतिम एकादश में वापसी करेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज अजिंक्य रहाणे के लिए काफी अच्छी नहीं रही और उन्हें हाथ में फ्रैक्चर के बाद सीरीज के बीच से हटना पड़ा। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रहे एकमात्र टेस्ट के लिए उनका अंतिम एकादश में चुना जाना लगभग तय है।